हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 28 दिसंबर को हुए सीटेट के ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जो आपको जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सभी के आंसर ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर जो सीटेट के आंसर की में दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। और जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है वो कौन सा पक्षी है? इसका राइट आंसर होगा हमारा मैना। मैना कैसा पक्षी जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। उसमें तो झटके से पीछे करने वाला और इसमें पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, मतलब ऐसे करके पूरा घुमा लेने वाला 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। और उल्लू की आंखें कहाँ होती है? सामने होती है, मानव के आँखों की तरह सामने। और पक्षियों की आंखें साइड से होती हैं और उल्लू की आंखें सामने होती हैं। भी ध्यान रखना उल्लू के बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये 6 बिंदुओं पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, यह कौन सा राज्य है? असम। असम में बने होते हैं बांस के घर, क्योंकि वहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे 67 पे सॉरी 67। 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरण पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। राइट है ये। मनाली हिमाचल मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। रॉन्ग है। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों में जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। राइट। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उनमें से चुनिए कौन सा भिन्न है। इनमें से कौन सा भिन्न है? कछुआ, मछली, कौवा और घड़ियाल। इसका राइट आंसर होगा कौवा। ये सभी तो पानी में तैरने वाले हैं। कौवा आसमान में उड़ने वाला। चलते क्वेश्चन नंबर 69 पे। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसका राइट आंसर होगा आपका 69 का सी और डी। सी क्या है? एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेता है और किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी भी फैसले लेती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो यह किसके सापेक्ष होगी दूरी? दिशा किसके सापेक्ष होगी? क्वेश्चन नंबर 72 का 4th, उत्तर से पश्चिम की ओर। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित
प्याज की खेती के विभिन्न चरणों के सही अनुक्रम चुनिए। इसमें फर्स्ट पे क्या आएगा, बीज बोना या खरपतवार निकालना, या प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, या गुड़ाई करना, या प्याज को उखाड़ कर निकालना। इसका राइट आंसर होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले गुड़ाई करेंगे, फिर बीज बोना, फिर क्या होगा, बीज बोना, गुड़ाई करना, फिर खरपतवार निकालना। जब वो बन जाएगी तब उनको निकालना, खरपतवार निकालना, फिर प्याज की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, फिर लास्ट क्या होगा हमारा, लास्ट होगा ये प्याज की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। बी के बाद क्या आएगा, प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिर होगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को अलग करना। डी ए बी ई सी, ये किस में है, डी ए बी सी ई, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक सहतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ये तो पाए जाते, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप किस संसाधन का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका सामुदायिक संसाधन का करेंगे। तकनीकी का हम कर नहीं सकते इसमें कुल्हड़ बनाने में, ना मीडिया का कर सकते हैं हम इसमें। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया है। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना और अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना है। इसका राइट आंसर होगा डी, ए और बी। डी, ए और बी। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब चलते क्वेश्चन 79 पे। निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। बहुत कोल्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। इसका राइट आंसर होगा हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। ये भेदभाव ही तो है, क्योंकि लड़कियां ही घर का काम करेंगे, लड़के बाहर का करेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं और इसका जल बजट बनाएं, तभी बच्चे सीख पाएंगे जल का प्रयोग का सही तरीका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है ये सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रक्रियाएं साझा करने को कहेंगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में दिए गए प्रयोग के परिणाम, इसका राइट आंसर होगा नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 में आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां एकत्रित करना और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी, इसका राइट आंसर विद्यार्थी से सूखी पत्तियां एकत्रित करने के बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्न में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व है? विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी और डी। कोऑपरेटिव लर्निंग के तत्व हैं सी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 86 पे। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके विविध संदर्भों को प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। इसमें हमारा डी ऑप्शन तो किसी में होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर बी, सी और डी। मतलब डी ऑप्शन तो होगा हमारा, बी, सी और डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्न में से कौन से कथन रचनावादी कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका बी और डी। विद्यार्थियों को ज्ञान के निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त का चयन करें। कैसा विषय है? एकीकृत। नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था एकीकृत है पर्यावरण विषय। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक विभिन्न प्रकार के घोंसले पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर हटा दिया कि बालकनी टहनी है और चिड़ियों की पीठ से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करें। उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट